दोस्तों आज जो हम कहानी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो एक कोस्टल टाउन से जुड़ी हुई है, जहां एक ही तूफानी रात में रहस्यमयी तरीके से 3 मौतें हो जाती हैं। फिर इस घटना के 15 साल बाद एक और शहर में एक और मौत होती है, जिसका कनेक्शन उसी खौफनाक दिन से होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस दिन हुआ क्या था और इन सब मौत के पीछे किसका हाथ है। चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के समुद्री किनारे बेस एक छोटे से शहर एवलिन बे से होती है, जहां पर हम भयंकर बरसात में एक लड़के को समुद्र में डूबते हुए देखते हैं। इसका नाम कायरिन था और वो जोर जोर से मदद की गुहार लगा रहा है। तभी उसे वहां बचाने के लिए उसका भाई फिन और जिगरी दोस्त टोबी बोट से आते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर कायरिन राहत की सांस लेता है, लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही वो उसके नजदीक आते हैं, समुद्र में आया जोरदार तूफान उनकी बोट को अपने साथ बहा ले जाता है, जिसके चलते इस दर्दनाक हादसे में टोबी और फिन दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि कायरिन किसी चमत्कार की तरह बच निकला। हालांकि एवलिन बे जैसी खूबसूरत जगह पर यह अकेली ऐसी घटना नहीं है। उस रोज इन दोनों नौजवानों के अलावा भी ग्यापी बिच नाम की एक लड़की भी बिना कोई सुराग छोड़े तूफान के भीड़ चढ़ गई, जिसके यूं गायब होने के पीछे का रहस्य अभी तक इस सुंदर से शहर के ऊपर कलंक बना पड़ा है। देखते ही देखते 15 साल बीत जाते हैं। हम कायरिन को अपनी पत्नी मिया और बेटी ऑड्री के साथ दोबारा से इस शहर में आते हुए देखते हैं। उन्हें रिसीव करने के लिए उसकी माँ वैरेटी आई हुई है। रास्ते में माँ वैरेटी वो बहुत सही समय पर आया है, क्योंकि अगले ही हफ्ते शहर में उसे दुख भरे हादसे को 15 साल बीतने वाले हैं, जिसकी याद में सभी लोग एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं। इस बात का जिक्र करते ही कायरिन को वो 15 साल पुराना वाला अतीत याद आने लगता है। आखिर कैसे वो अपनी माँ के मना करने के बावजूद भी समुद्र के किनारे उस विचित्र सुरंग में गया, जिसकी वजह से उसने अपने भाई और अपने जिगरी दोस्त दोनों को गंवा दिया। यहाँ तक कि पिता ब्रायन की याददाश्त भी कमजोर हो चुकी है। वो बेटे कायरिन को देखकर खुश तो होते हैं, लेकिन उसे अपना बेटा फिन समझ बैठते हैं। अब यहाँ कायरिन आ तो गया है, लेकिन जहन में मौजूद वो सभी बातें अभी भी उसे परेशान कर रही हैं। इर्द गिर्द मौजूद हर एक चीज उसको अतीत की याद दिला रही है, और इसीलिए थोड़ा मन बहलाने के लिए बेटी ऑड्री के साथ वो टहलने के लिए बाहर निकलता है। तभी उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त ऐश से होती है, जो उसे पूछता है, क्या तुम यहाँ पर एनिवर्सरी के लिए आए हो? कायरिन कहता है कि नहीं, मैं तो अपने पिता को देखने आया हूँ। इस बीच उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। आगे ऐश उसे बताता है कि टोबी के पिता जूलियन ने हाल में ही एक क्लब हाउस खोला है, जिसका नाम भी फिन और टोबी है। यहाँ तक कि अगले हफ्ते उनकी श्रद्धांजलि समारोह भी होने वाली है, मगर कायरिन को नहीं लगता कि उसे वहां देखकर कोई खुश होगा। हमें ब्रॉन्टी से रूबरू कराया जाता है, जो एक रिसर्च स्कॉलर थी और यहाँ ग्रैबी का यूं लापता होने के पीछे सारी कहानी जानने के लिए आई थी। अब जो कि ग्रैबी की बहन ओलिविया उसकी माँ ट्रिस के साथ रहा करती है। शाम को मिया और कायरिन अपने सभी दोस्तों से मिलने क्लब में जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात टोबी के भाई और अपने अजीज दोस्त सीन से होती है। यहीं पर ग्रैबी की बहन ओलिविया भी मौजूद थी, जो कि ऐश की गर्लफ्रेंड है। बोले यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो शायद आप उनमें कंफ्यूज हो जाए, तो थोड़ा ध्यान से कैरेक्टर को समझिएगा। कहानी पर आते हैं। वहीं ब्रॉन्टी को जब ये बात पता चलती है कि मिया ग्रैबी की सबसे अच्छी दोस्त थी, तो वो उस हादसे के बारे में सवाल जवाब करने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ टोबी का बेटा लियाम आ जाता है, और वो आज भी अपने पिता की मौत का जिम्मेदार कायरिन को ही समझता है। वो गुस्से में कायरिन के ऊपर बियर फेंक देता है और देखते ही देखते वहां का माहौल बिगड़ जाता है। इसके कारण कायरिन मिया के साथ वहां से जाना ही बेहतर समझता है। शायद यही वजह थी कि वो यहाँ कभी वापस आना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि ये शहर कभी भी उसे ये बात भूलने नहीं देगा कि आखिर कितनी मुश्किल से वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा था। परंतु अब दोबारा से वो कड़वी यादें उसकी नींद चैन छीन कर बैठ रही हैं। रात में बेटी ऑड्री के रोने की वजह से उसकी नींद खुलती है, और तभी नजर बाहर बालकनी पर जाती है। घर के सामने एक गाड़ी खड़ी होती है, जिसमें से उसके पिता ब्रायन निकलते हैं, मगर वो इतनी रात में कहाँ गए थे, ये सोचने वाली बात थी। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे बीच पर ब्रोंटे की मौत की खबर मिलती है। वह एक और मौत, जिससे थोड़ी ही दूर पर बैठी ओलिविया काफी डरी हुई थी। वो उसे तब तक संभालता है जब तक ऐश नहीं आ जाता। अब यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा डिटेक्टिव पेंडल और उसके साथी क्रिस रेन को दिया गया है, जिसके बाद दोनों मिलकर बारी बारी उन सभी लोगों से पूछताछ का सिलसिला शुरू करती है। पिछली रात 8 बजे से 11 बजे तक जब ये पब में थे, इस दौरान कायरिन उन्हें बताता है कि उसे एक तेज रफ्तार गाड़ी दिखी, मगर वो किसकी थी उसे पता नहीं। कायरिन और बाकी लोगों के बयान के आधार पर पुलिस का शक टैबी के बेटे लियाम पर पुख्ता हो जाता है, जब उसकी गाड़ी ब्रोंटे के घर के बगल में मिलती है। इससे भी बड़ी हैरत की बात यह थी कि जब से उसे ब्रोंटे की मौत की खबर मिली है, वो घर छोड़कर भाग चुका है। ये सारी चीजें उसी की ओर इशारा करती है। सीन उसे ढूंढते हुए कायरिन के घर आता है, जहां हमें मालूम पड़ता है कि कायरिन की गैर मौजूदगी में
लियाम उसी के यहाँ रहा करता था। अब लियाम और उसकी माँ वैरिटी दोनों एक दोस्त बन चुके थे और ये बात कायरन को बेहद खटकती है। तो वैरिटी उसे फटकार लगाते हुए कहती है कि हाँ, मैंने उसे यहाँ पर रखा था। उस रोज उसने न केवल अपने पिता को खोया बल्कि मैंने अपने बेटे को भी। पर इन सब से तुम्हें क्या, तुम तो जल्दी से यहाँ से सिडनी भाग गए। ये बात उसे बेहद बुरी लगती है, लेकिन फिर भी अपनी माँ की जगह खुद लियाम को ढूंढने के लिए वो निकल पड़ता है और थोड़ी ही देर बाद उन लोगों को वो आखिरकार मिल भी जाता है। वहीं दूसरी तरफ कायरन को लगता है कि इसके पीछे कहीं उसके पिता ब्रायन तो नहीं है, क्योंकि बीती रात जब ये हादसा हुआ तो वो घर से बाहर थे। अब जूलियन ने भी उस रात 1 बजे बाहर टहलते देखा था, परंतु अभी तक उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। अब कहानी यहाँ से कुछ देर के लिए फ्लैशबैक में जाती है। हमें मालूम पड़ता है कि गैबी और मिया एक समय पक्के दोस्त हुआ करते थे। गैबी को कायरन बेहद पसंद था और वो उसे शादी करना चाहती थी, लेकिन जब अपनी बहन ओलिविया को उसके करीब देखती है तो बेहद दुखी होती है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें कायरन मिया को अपना बयान बदलते हुए कहता है, क्योंकि लियाम की गाड़ी का रंग उसी ने पुलिस को बताया था, जिसकी वजह से ब्रॉन्टी की मौत के पीछे अभी तक पुलिस को उसी का हाथ लग रहा था। मगर कायरन नहीं चाहता कि उन लोगों की वजह से जूलियन और उनके परिवार के बीच में कोई मतभेद हो। वो तो बस यहाँ पर कुछ दिन अपने पिता के साथ गुजारना चाहता था। इन सब मामलों में वो नहीं पड़ना चाहता। अब इधर माँ वैरिटी कायरन को अपनी पत्नी को समझाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। साथ ही साथ उसे ये भी बताती है कि ना तो लियाम ऐसा काम करेगा और ना ही उसके पिता ब्रायन, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा टाइम तक तो होश में ही नहीं रहते और बीमारी की वजह से जब मन करता है टहलने के लिए निकल जाते हैं। पूरा शहर ये बात जानता भी है। अगले दृश्य में हम ओलिविया को देखते हैं, जिसने चोरी छुपे अपने बॉयफ्रेंड ऐश से कहने पर ब्रॉन्टी का मोबाइल चुरा लिया, क्योंकि उसे फोन में ऐश और ब्रॉन्टी की जुड़ी ड्रग्स को लेकर कुछ ऐसी बातें थी जिनकी वजह से वो फंस सकता है, और इसीलिए वो दोनों फोन को ठिकाने लगाने की सोच रहे हैं। तभी ओलिविया को मालूम पड़ता है कि उसकी माँ ट्रिस घर पर नहीं है। वो उन्हें ढूंढने में लग जाती है, इस बात से अनजान कि आज वो मियाँ से मिलने गई हुई है। वहीं जब मियाँ आंटी ट्रिस से मिलने के लिए आ रही होती है तो उसे रास्ते में पसंदीदा लेखक जॉर्ज बार्लिन मिलते हैं, जो काफ़ी दिनों से एवलिन बे में रुके हुए थे। पुलिस स्टेशन पर आज पेंडल को ब्रॉन्टी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है। इसमें साफ साफ लिखा था कि सर पर भारी हथियार से हमला करने पर उसकी मौत हुई है। अब ये तो पुष्टि हो चुकी है कि उसका मर्डर हुआ है, जिसके बाद उसके कपड़े भी फाड़े गए। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ना तो उसके साथ बलात्कार हुआ है और ना ही वो समुंदर के किनारे मारी गई, मगर हत्यारे ने उसे मारने के बाद समुंदर के किनारे जरूर फेंक दिया था। साथ ही साथ पुलिस को ब्रॉन्टी के शरीर पर किसी व्यक्ति के बाल भी मिलते हैं, जिससे उन्हें इतना अंदाजा हो चुका था कि उसकी मौत के पीछे एक मर्द का हाथ है। इसके बाद हम मिया और ट्रिस को एक साथ उसी जगह पर देखते हैं जहां पर गैबी आखिरी बार घूमने गई थी। यहाँ पर ट्रिस मिया के सामने पानी में एक बैग फेंकती है। उससे कहती है कि पिछले 15 सालों में इस जगह पर मैं तकरीबन सैकड़ों बैग फेंक चुकी हूँ, लेकिन उनमें से एक भी लहरों में उलझकर किनारे पर नहीं आया। तो फिर आखिर गैबी जिस दिन लापता हुई उसका बैग पुलिस को किनारे कैसे मिल गया? ये मुमकिन कैसे हो सकता है? वो चीख चीख कर कहती है कि मैंने पुलिस वालों को समझाने की लाख कोशिश की, मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अब बेटी को लापता हुए 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन किसी को भी उसकी फिक्र नहीं थी सिवाय ब्रॉन्टी के। लेकिन अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ लियाम अपने दादाजी जूलियन के साथ इंट्रोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां लाख छुपाने के बावजूद भी उसे कबुलवा लिया जाता है कि ब्रॉन्टी को उसने ही रात में घर छोड़ा था, मगर उसकी हत्या नहीं की। बार बार पूछने पर जब लियाम गुनाह कबूल करने को तैयार नहीं होता तो पुलिस उसका डीएनए सैंपल लेकर फिलहाल के लिए उसे छोड़ देती है। इस बीच वैरिटी को सोशल मीडिया पर एक अजनबी की पोस्ट मिलती है, जिसमें ब्रायन के ऊपर उंगली उठाते हुए पुलिस से पूछताछ करने की आवाज़ उठाई गई थी। ये देखकर उन्हें लगता है कि ज़रूर ये काम जूलियन का है और दोनों माँ बेटे उसकी पोस्ट डिलीट करने को कहते हैं, मगर जूलियन उन्हें बताता है कि ये उसका काम नहीं है। इस बीच वहाँ कायरन को देखकर पिछले 15 साल की भड़ास भी वो निकाल देता है कि कैसे उसकी बेवकूफ़ी की वजह से उसने अपने बेटी को खो दिया, मगर कायरन एक शब्द भी नहीं कहता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी अपनी गलती का एहसास था, जो लाख मना करने के बावजूद भी वो खतरनाक गुफा में क्यों गया। एक तरफ जहाँ कायरन अपनी बचकानी हरकत के लिए अभी तक शर्मिंदा महसूस कर रहा था, तो वहीं ट्रिस किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। घर पर ओलिविया अपनी माँ को एक बार फिर से गैबी के बारे में बात करते देखती है तो गुस्से से लाल पीली हो जाती है। उसके घर में गैबी का जिक्र बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि इससे उसकी माँ की मानसिक हालत खराब होती जाती है। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने आत्महत्या भी करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ओलिविया को उनकी काफ़ी फिक्र रहती है। अब वो फौरन मियाँ को वहाँ से जाने के लिए कहती है, मगर जाते जाते ट्रिस उसके कानों में जॉर्ज बार्लिन का नाम पुकारती है, यानी कि वो चाहती थी कि अब ब्रॉन्टी की जगह मियाँ उसकी बेटी का पता लगाए।
शायद इसमें जॉर्ज उसकी मदद कर सकता है क्योंकि उसके मुताबिक वो इस केस के बारे में कुछ तो जानता है। अब रात में एक बार फिर से ब्रायन को अचानक से उसी दिन हुआ थोड़ा बहुत वाकया याद आता है, जिससे कि वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वैराइटी से कहता है, क्या मैं कोई मुसीबत हूँ? वैराइटी उसे समझाती है कि नहीं, तुम किसी की भी मुसीबत नहीं हो। ये अचानक तभी बाहर किसी की दस्तक होती है और जब टॉर्च लेकर नीचे ये देखते हैं, वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था पागल, जो ब्रायन के लिए था, मगर ये किसने किया ये जानने से पहले वो शख्स वहां से जा चुका था। ये देख वैराइटी को यकीन हो जाता है कि जरूर ये काम उसी आदमी का है जिसने आज सुबह ब्रायन के खिलाफ पोस्ट करके उसे फंसाने की कोशिश की थी। अगली सुबह मार्को आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, लेकिन ब्रॉन्टी के बारे में पूछकर वो सिर्फ इतना ही पता चला कि वो काफी गुस्सैल थी और उन दोनों में कुछ ऐसा खास भी नहीं था। हालांकि उसकी मौत से वो काफी डर गया, इसीलिए छुपने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद ब्रायन को इंट्रोगेशन के लिए बुलाया जाता है। वो पुलिस को बताता है हाँ, अक्सर वो रातों में टहलने के लिए निकल जाता था। थोड़ा दिमाग पर अधिक जोर डालने पर उसे याद आता है कि उस रात उसे बीच पर एक रोशनी दिखी थी, मगर वो किसकी लाइट थी? टॉर्च की थी या फिर किसी और चीज की? ब्रायन बताने में नाकामयाब रहता है। थोड़ा और जोर डालने पर उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और गैबी को लापता होने का जिक्र करने लगता है। फिर अपने बेटे फिन की मौत का दुख मनाने लगता है, जिसे वैराइटी और कैरन उसे घर लेकर आ जाते हैं। इस दौरान जब डिटेक्टिव पेंडल और गैबी से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करती हैं तो उन्हें मालूम पड़ता कि ब्रायन ही अकेला वो शख्स था जिसने गैबी को आखिरी बार देखा था और उस वक्त केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे जियोफ ब्रायन का अच्छा दोस्त भी था। और तभी जांच पड़ताल के लिए पुलिस स्टेशन पर ब्रॉन्टी के माता पिता आ जाते हैं, जिनसे डिटेक्टिव पेंडल को एक कमाल की जानकारी हाथ लगती है कि मार्को और ब्रॉन्टी कभी रिलेशनशिप में हुआ करते थे, लेकिन मार्को की सन की स्वभाव की वजह से दोनों अलग हो गए। परंतु फिर भी मार्को नहीं माना और वो उसका पीछा करता है। तो अब यहाँ पर पुलिस का शक मार्को पर और गहरा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आज ब्रायन से मिलने उसका दोस्त जियोफ आता है। दोनों टहलने के लिए बाहर जाते हैं। तभी अचानक ब्रायन को थोड़ा बहुत याद आता है, जिस रोज गैबी उसे आखिरी बार देखी थी वो उसकी बेटी कारेन को ढूंढ रही थी। ब्रायन की बिगड़ती हालत को देखकर जियोफ उसे वापस घर ले आता है और वहीं दूसरी तरफ कारेन माँ वैराइटी, लियाम और सियान के साथ समुद्र के बीच बीच स्नॉर्किंग करने के लिए जाती है। जैसे ही पानी में वो उतरता है, एक बार फिर से उसे 15 साल पुराना का वाकया याद आता है, कैसे उसकी खुद की माँ ने फिन और टोबी की मौत का जिम्मेदार उसे ठहराया और न जाने क्या क्या बका था। और ये सोचकर अचानक कारेन का दम घुटने लगता और वो बोट पर वापस आ जाता है। लियाम उसकी ऐसी हालत को देखकर हंसने लगता है तो कारेन को लगता है कि जरूर उसी ने उसके टैंक से छेड़छाड़ की थी, तभी उसे सांस लेने में इतनी तकलीफ हो रही थी। अब बात बेहद बिगड़ जाती है, यहाँ तक माँ वैराइटी से भी कहाँ सुनी हो जाती है और दोनों घर आ जाते हैं। इस बीच पुलिस को मालूम पड़ता है कि मार्को शहर छोड़कर अर्जेंटीना जा चुका है और वो एयरपोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत ना होने पर पुलिस उसके पीछे 2 आदमी को लगा देती है और तब तक इधर लैब में रिपोर्ट आ जाती है। साथ ही साथ डिटेक्टिव पेंडल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी लोगों को निमंत्रण दिया है और यहाँ वो सबसे गुजारिश करती हैं कि ब्रॉन्टी के केस में अभी उसका कैमरा, लैपटॉप और मोबाइल फोन मिसिंग है, जो कि इस केस की सबसे जरूरी एविडेंस है जिसे ढूंढने में वो लोग उसकी मदद कर सकते हैं। तभी स्टेज पर ब्रॉन्टी की मां एंडीरा आती है और उन सभी से अपनी बेटी को न्याय दिलाने की भीख मांगती है। ब्रायन ये सब सुनकर थोड़ा परेशान होता है। उसे उस रात की बातें फिर से सताने लगती है, जिसकी वजह से वैराइटी और कैरन उसे घर लेकर आते हैं। इस दौरान पेंडल के पास लैब रिपोर्ट आ चुकी है और उन्हें डीएनए का एक मैच मिलता है, जिसके बाद वो सभी उस इंसान को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ मार्को नहीं होता, लेकिन ये शख्स मार्को नहीं होता बल्कि ब्रायन होता है। ब्रॉन्टी के मुंह से मिला डीएनए से ब्रायन का सैंपल मैच होता है। इसके बाद वो अपनी पूरी टीम के साथ उसके घर पर तलाशी लेने के लिए पहुंच जाती है, जहां बोट शेड में उन्हें ब्रॉन्टी का कैमरा हाथ लगता है और इस आधार पर ब्रायन को आगे की कार्रवाई के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। ब्रायन को जेल जाने की वजह से कारेन और वैराइटी काफी परेशान हो जाते हैं। जहां एक तरफ वैराइटी अपने पति को छुड़ाने के लिए वकील की मदद ले रही थी, वहीं कारेन और ओलिविया से पूछताछ होती है। जिस दिन ब्रॉन्टी का खून हुआ, मैंने तुम्हें उसके कमरे में जाते हुए देखा। तुम दोनों के साथ में वो रहती थी। क्या तुम्हें ऐसा पता है जिससे मेरे पिता की मदद हो सके? ओलिविया उसे यहाँ सच सच बता देती है कि उसके पास ब्रॉन्टी का फोन है, क्योंकि याश उसे ड्रग्स बेचा करता था और इस बेवकूफ़ी की वजह से वो फंस सकता है, जिसके कारण मुझे ब्रॉन्टी का फ़ोन चुराना पड़ा। अब यहाँ वो ओलिविया से वो फ़ोन पुलिस को सौंपने के लिए कहता है। हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा सुराग हो जो उनके हाथ लग जाए, जिससे उसके पिता बच जाए, लेकिन ओलिविया ऐसा करने से साफ मना कर देती है। वो खुद को क्यों फंसाना चाहेगी? तो यहाँ पर कारेन उसे कुछ साल पहले का एहसान याद दिलाता है, जिसके लिए ओलिविया हमेशा से उसका शुक्रगुजार होती है। परंतु आज उस एहसान को चुकाने की कीमत ब्रॉन्टी का फोन वापस करना तो बिल्कुल नहीं था।
वो ये बात मिया को भी बताता है, फिर ऐश से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है जहाँ सीन भी साथ में होता है। वो उसे विनती करता है कि वो फ़ोन पुलिस को वापस कर दे, मगर ऐश चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसे अच्छे से पता है जैसे ही पुलिस फ़ोन खोलेगी उसका काला चिट्ठा उसके सामने आ जाएगा कि वो इस शहर का सबसे बड़ा हिस्ट्री शीटर है। इस बीच बातों ही बातों में ऐश बताता है कि जॉर्ज बार्लिन एक रेपिस्ट है और उसके ऊपर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के कई आरोप है। क्या पता उसी ने ब्रॉन्टी को मारा है। वो और ब्रॉन्टी एक दूसरे से मिलते भी रहते थे, उनका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। ये सुनकर कारिन उससे कहता है कि फिर तो हमें उसका फोन जरूर खोलना चाहिए, उसके खिलाफ कोई एविडेंस मिल ही जाएगा। मगर ऐश अभी भी फोन खोलने को तैयार नहीं था। कारिन उन्हें उस रात किसी भी अजनबी द्वारा लिखे गए उस पागल शब्द और उनके बोट शेड के दरवाजे को ताला तोड़ने का जिक्र करता है। उसे पूरा भरोसा था कि जरूर इस आदमी ने वहां पर ब्रॉन्टी का कैमरा छुपा दिया होगा, जिसकी वजह से उसके पिता फंस चुके हैं। ऐश को लगता है कि ये काम जॉर्ज का है। फिर वो तीनों जॉर्ज के घर पहुंचते हैं सबूत ढूंढने के लिए और उन्होंने उसे बेहद कम दाम पर जॉर्ज को बेच दिया था। हालांकि इतना कुछ ढूंढने के बावजूद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता, उल्टा जाते जाते जॉर्ज और ऐश की हल्की फुल्की झड़प भी हो जाती है। अब अगला दिन आता है। कारिन को परेशान देखकर मिया उसके पास आकर उसे संभालती है। तभी कारिन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलती हुए उससे कहता है कि उस रात जब गुफा में तूफान आया तो मैं वहां अकेले नहीं था, बल्कि मेरे साथ वहां पर ओलिविया भी थी। यहाँ तक मैंने कभी टॉबी और भाई फिन को बुलाया नहीं था, उन्हें तो ओलिविया ने बुलाया था। हैरानी की बात यह थी कि 15 साल भी बीत जाने के बावजूद आज तक कारिन ने किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया और जो कल वो ओलिविया से एहसान की बात कर रहा था वो बात शायद यही थी। अब ये बात सुनकर मिया थोड़ा सा दुखी होती है क्योंकि आज तक उसने ये बात उससे भी छुपा कर रखी और इसके बाद वो गैबी के बारे में जानने के लिए जॉर्ज से मिलने के लिए चली जाती है। जॉर्ज उसे बताता है कि ब्रॉन्टी ब्रायन और वैरिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। साथ ही साथ जॉर्ज उसकी कुछ जरूरी चीजें भी दिखाता है, जैसे कि फोटोग्राफ जो उसने शहर में रहकर खींची थी। अब ग्रैबी को कुछ सामान जिसे त्रिश ने उसे दिया था, जिसे देखकर मिया थोड़ी हैरान जरूर होती है और पूछती है कि आखिर आपने ये सब पुलिस को क्यों नहीं दिया। तो जॉर्ज कहता है कि मुझे पुलिस को देने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उससे पहले उसे अपनी किताब खत्म करनी है जो कि इस शहर के रहस्य से जुड़ी हुई है। इस दौरान मिया को ग्रैबी की एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसे वो याद के तौर पर रख लेती है, लेकिन जैसे ही घर जाकर उन तस्वीरों को अपनी पुरानी तस्वीर से मैच करती है तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल दूसरी तरफ में फिन और टैबी जहां थी, ऐसा लग रहा है कि उनके साथ उस रोज ग्रैबी भी मौजूद थी। दूसरी तरफ जेल में जाने से पहले वैरिटी और कारिन को ब्रायन से एक बार मिलवाया जाता है, जहां ब्रायन जाते जाते हाथों से क्रॉस का इशारा करता है। वो कुछ बोल तो नहीं पा रहे थे, लेकिन उनका ये इशारा बेटी कारिन फटाक से भाप लेता है। दरअसल दोस्तों, ब्रायन एक सेफ गार्ड स्पेशलिस्ट थे, साथ ही साथ वो लोगों को डूबने से बचाए भी करते थे और जो सिग्नल उन्होंने कारिन को दिया था वो कुछ ऐसा ही था। कारिन फौरन समझ जाता है कि उस रात जब उनके पिता टहलने के लिए गए थे उन्हें ब्रॉन्टी जख्मी हालत में दिखाई दिया होगा, जिसे कातिल ने मारकर पानी में डूबने के लिए छोड़ दिया। मगर वक्त रहते ब्रायन वहां पहुंच गए और उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए पानी की लहरों से निकालकर किनारे पर खींचा होगा और इन्हीं सब में उनका डीएनए उसके मुंह में चला गया और यही वजह है कि ब्रॉन्टी की लाश लहरों के साथ नहीं बही। कारिन की ये बातें सुनकर उसकी मां के साथ ब्रायन की वकील को भी उम्मीद थी कि इससे वो उन्हें बचा सकते। अब मां वैरिटी बेटे का धन्यवाद करती है और उसे 2 दिन बाद शहर में मेमोरियल डे पर होने वाले और वो चाहती है कि इस मैच में वो अपने भाई फिन की टी-शर्ट पहने। अब थोड़े समय बाद हम कारिन को इतने सालों बाद अपने भाई के कमरे में जाते हुए देखते हैं। वो यहाँ उसकी फुटबॉल टी-शर्ट लेने आया था कि तभी मिया उसके सामने 2 फोटो पेश करती है, जिसमें एक में गैबी होता है तो दूसरे में फिन और टैबी। ये दोनों फोटो अलग जरूर थी, लेकिन उनका वास्ता एक दूसरे से था और इसे देखकर साफ साफ समझा जा सकता है कि उस रोज गैबी उन दोनों के साथ थी। मिया जानती है कि ये वक्त सही नहीं है, लेकिन वो चाहती है कि गैबी के बारे में सच्चाई सबके सामने आए, इसीलिए इसका जिक्र गैबी की मां ट्रिश से करती है और वो ये देखकर हक्का बक्का रह जाती है कि उनकी बेटी दोनों लड़कों को डेट कर रही थी। वो फौरन मिया के साथ उस वक्त गैबी के केस के इन्वेस्टिगेशन कर रहे ब्रायन के दोस्त डिटेक्टिव जियोफ के पास जाती है। ट्रिश को अब ये पक्का यकीन हो गया है कि उसकी बेटी लापता नहीं हुई थी, बल्कि उन लोगों के डर से वो घर छोड़कर भाग गई है। वे जियोफ की इन्वेस्टिगेशन पर उंगली उठाते हुए कहती है कि उसने उन 2 लड़कों को बचाने के चक्कर में गैबी का केस ढीला करके छोड़ दिया, जिस पर जियोफ 15 साल बाद आज एक माँ को उसकी बेटी की असलियत बताते हुए कहता है, हाँ, उस रोज बोट में टैबी फिन के साथ गैबी भी मौजूद थी। छानबीन में उन्हें वहां पर उसका पैक मिला था, जिसे उसे ये समझ आ गया था कि गैबी तूफान में डूब गई है, पर वो नहीं चाहते थे कि जो परिवार पहले से अपने बेटे के दर्द में है उन्हें और दर्द का सामना करना पड़े। इसीलिए उसके बैग को चुपके से समुद्र में फेंक दिया गया, ताकि जिसके आधार पर गैबी के समुद्र में डूबने की आशंका जताकर केस को बंद कर दिया। अब जियोफ इसके लिए ट्रिश से माफी भी मांगता है, लेकिन उसने सब कुछ बस उसकी भलाई के लिए किया।
दूसरी तरफ ओलिविया से मिले ब्रॉन्टी के फोन से पुलिस को ऐश और इसके बीच यारानों के बारे में मालूम पड़ता है और इसके अलावा उन्हें यह भी पता चलता है कि उसे ड्रग्स मुहैया करवाया था। डिटेक्टिव पेंडल को लगता है कि हो सकता है कि ऐश ने उस रात उसे मारा हो। ब्रॉन्टी को हमेशा से महसूस होता था कि उसका कोई पीछा कर रहा है और जब उसे मालूम पड़ा ये आदमी ऐश है तो उसने अपने कमरे में उसकी फोटो खींच ली। नतीजा पुलिस के खौफ से हिस्ट्री शीटर रह चुके ऐश ने उसे मारकर अब यहाँ पुलिस को उसे पूछताछ में कुछ खास कामयाबी हाथ नहीं लगती, लेकिन वो उसकी उस रात की लाइव लोकेशन को पता लगाने के लिए फोन जब्त कर लेते और ये गुत्थी अभी भी 2 दिन डिटेक्टिव के लिए माथे पर पसीना बनेगी। कभी उन लोगों को ब्रायन पर शक होता है तो कभी ऐश पर, और इसीलिए वो लोग इस शक को यकीन में बदलने के लिए कमरे में मिली रेत के नमूनों को ऐश के घर की मिट्टी से मैच करने में जुट जाते हैं। अगले रोज वैरिटी की काफी मेहनत के बाद आखिरकार ब्रायन को जमानत मिल ही जाती है। दोनों घर आते हैं और अभी लोग तैयार होकर फिन और टोबी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम पर खोले गए क्लब में शामिल होते हैं। इस अवसर पर उनकी यादों में फुटबॉल मैच की शुरुआत होती है जिसे देखने के लिए ट्रिश, मिया, यहाँ तक कि डिटेक्टिव पेंडल भी मौजूद थे। मैच शुरू होता है। एक टीम में कारिन, ऐश और सीन थे तो दूसरी टीम में टोबी के बेटे लियाम को देखते हैं। मुकाबला बेहद टक्कर का था कि तभी अचानक ट्रिश आकर जूलियन और वैरिटी से कहती है कि उन दोनों की वजह से उसकी बेटी डूब गई। जिन 2 लड़कों को यहाँ पर लोग भोला और युवाओं का आदर्श कर रहे हैं वो दोनों एक 14 साल की लड़की को बहला फुसला कर अपने साथ ले गए और न जाने उसके साथ क्या किया होगा। उधर ग्राउंड पर ऐश और सीन आपस में झगड़ पड़ जिसकी वजह से खेल का मैदान युद्ध के मैदान में बदल जाता है। शांति समारोह एक तमाशा का रूप ले लेता है और अब गैबी की मौत के पीछे का राज जंगल में लगी आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। हर किसी को लग रहा है कि उसकी मौत के पीछे उन्हीं लड़कों का हाथ था, लेकिन ब्रॉन्टी के साथ क्या हुआ, उसका कत्ल किसने किया, अभी भी शहर की कानून व्यवस्था के ऊपर एक भद्दा मजाक बना हुआ है। तभी पुरानी सीसीटीवी को खंगालने पर पुलिस के हाथ एक फुटेज लगती है जिसमें जूलियन ब्रॉन्टी को डांटता फिर रहा है और अगले दिन उसे सफाई के लिए पुलिस स्टेशन बुला लिया जाता है। अब यहाँ जूलियन कहता है कि जब उसे मालूम पड़ा कि ब्रॉन्टी इस शहर में हुई अतीत की घटनाओं के पीछे तफ्तीश कर रहा है तो वो उस पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। आखिर खड़े मुर्दे उखाड़ने में क्या ही फायदा। पेंडल कहती है कहीं तुमने उसे इसलिए तो नहीं मार दिया कि उसे गैबी और टैबी के बारे में पता चल गया था ताकि शहर में होने वाले इतने बड़े मेमोरियल में तुम्हारी बदनामी ना हो जाए। जूलियन इस बात को झुठलाता है, लेकिन पेंडल को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसीलिए ब्रॉन्टी का लैपटॉप ढूंढने के लिए जूलियन के घर वो वारंट लेकर पहुंच जाती है। घर पर मिया अपना सारा सामान पैक कर रही होती है और तभी उसके पास जॉर्ज का मैसेज आता है जो उसे ब्रॉन्टी का आर्ट प्रोजेक्ट दिखाने के लिए अपने घर बुलाता है, जिससे उसे कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे थे जो गैबी के गायब होने को पीछे का राज खोल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को ब्रॉन्टी के पर्सनल क्लाउड में जॉर्ज की एक वीडियो मिलती है। इस वीडियो में उसके द्वारा पहना गया स्वेटर बिल्कुल उसी शख्स से मेल खाता है जो असल में ब्रॉन्टी पर चोरी छुपे नजर रख रहा था। फिलहाल जॉर्ज के घर मिया को तूफान वाले दिन की एक फोटो मिलती है जो कि उसी गुफा की थी जहां पर तूफान आया था। गुफा के एक पत्थर पर गैबी का नाम भी लिखा हुआ था के नीचे दर्ज की गई थी तारीख उसी दिन की जिस दिन वो हादसा हुआ था। यानी कि हो सकता है कि गैबी उस दिन बोट की जगह गुफा में हो और वो ये फोटो कारिन को भेजती और कारिन को पत्थर पर वो तारीख साफ साफ नजर नहीं आ रही थी, इसीलिए सीन के साथ उस गुफा के लिए रवाना हो जाता है वो। इधर पेंडल और एलेक्स जॉर्ज को पूछताछ के लिए बुलाते हैं मगर इस बात भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इसके बाद हम वैरिटी को जूलियन के घर पर देखते हैं। वो दोनों शहर में हो रही अपने बेटों की बदनामी को लेकर काफी चिंतित थे। अब यहाँ तक कि वैरिटी की परवरिश पर भी सवाल उठने लगी थी। तभी जूलियन उससे पूरे विश्वास में कहता है कि गैबी उस बोट पर नहीं था, तो ये बात वैरिटी को खटकने लगती है कि आखिर उसे ये कैसे पता। दूसरी तरफ कारिन जब सीन के साथ गुफा के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में पहुंचता है तो उस जगह को देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि इस जगह के बारे में उन चारों के अलावा किसी को नहीं पता था। टैबी और फिन बोर्ड पर थे, ऐश उस वक्त था ही नहीं, तो क्या सीन गैबी को लेकर यहाँ आया था? उसका दिमाग यही सोच सोच कर चकराने लगता है और पीछे खड़ा सीन नम आंखों के साथ उसे बताता है कि उसने गैबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वो सारी कहानी बयां करने लगता है। और हमें मालूम पड़ता है कि उस रोज वो कारिन को ढूंढते ढूंढते उस बोट तक आ गई थी। सीन उससे कहता है कि कारिन गुफाओं की तरफ गया और वो भी वहां जाने लगती है कि तभी सीन वहां जाने से मना कर देता है, क्योंकि कुछ लोगों को वो रास्ता पता रहता है। जिसके बाद गैबी सीन को वहां से ले जाने की गुजारिश करता है और सीन मान जाता है, लेकिन जाने से पहले उसका बैग टैबी की बोट में रख देता है और फिर दोनों गुफा की ओर निकल पड़ते हैं, जहां ठंड लगने पर वो गैबी को अपनी जैकेट भी देता है और तभी उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। मगर गैबी कारिन को प्यार करती थी और उसे ये डर सताने लगा है कि कहीं यहाँ से बाहर निकलने के बाद सब लोग मिलकर उसका मजाक ना बनाए। इसीलिए वो गुस्से में अकेले ही तेजी से गुफा से बाहर जाने लगी। गैबी भी पीछे थी,
लेकिन अचानक से वो रास्ता भटक गई और फिर तूफान आना शुरू हो गया और यही वजह है कि वो डूबकर मारी गई। डरा सहमा सीन ये पूरी बात घर जाकर अपने पिता जूलियन को बताता है, जो उसे हमेशा के लिए नंबर बंद करने के लिए कहते हैं। शायद यही वजह थी कि जूलियन इतने दावे के साथ गैबी के उन लोगों के साथ बोट पर ना होने की बात वैराइटी से बोल रहा था। यहाँ वैराइटी जब जूलियन के मुंह से ये सच्चाई घर पर सुनती है तो वो दंग रह जाती है। उसे लगता है कहीं जूलियन ने तो ब्रॉन्टी को नहीं मारा, क्योंकि उस रात जब ब्रायन वॉक करने के लिए अपने बीच पर गया था तो वो जूलियन ही था जिसे अपनी गाड़ी से उसने घर के बाहर छोड़ा था। अब पुलिस स्टेशन जाने के लिए वो घर से बाहर निकलती है तो जूलियन उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं रुकती। उधर गुफा में जब सीन गैबी से जुड़ी ये सब कहानी बयां कर रहा था तभी कैरन को उसके हाथ में ब्रॉन्टी की टॉर्च नजर आती है, यानी कि ब्रॉन्टी का कातिल कोई और नहीं बल्कि सीन ही है। वो सीन से सवाल करता है कि आखिर तुमने ये क्यों किया, जिस पर सीन कहता है कि वो लड़की सच में एक मुसीबत थी। जिस रोज मैं अपना टॉर्च लेने उसके पास गया उसने मुझे बीच पर चलने के लिए इनवाइट किया, फिर अपने कैमरे में खींची गई कुछ तस्वीरें मुझे दिखाने लगी, जिसमें मुझे वो पिक्चर भी दिखी जिसमें गैबी ने गुफा में पत्थर पर अपना नाम लिखा था। ब्रॉन्टी को मालूम पड़ चुका था कि उसकी जान उसकी बोट पर नहीं गई। यहाँ ब्रॉन्टी को मालूम पड़ चुका था कि उसकी जान उस बोट पर नहीं गई, तो वो ये बात तस्वीर के आधार पर वो पुलिस को बताने वाली थी और साथ ही साथ वो टैबी और फिन को काफी बुरा भला भी कह रही थी। मैंने उसे ऐसा करने के लिए मना किया तो वो मुझ पर चिल्लाने लगी और मुझे नीचा दिखाने लगी जैसा तुम लोग मुझे दिखाते थे। बस फिर क्या था, इसी टॉर्च के आवेश में जाकर मैंने उसका खून कर दिया। अब मैं उसकी लाश को बस ठिकाने लगाने ही वाला था कि तभी वहां पर ब्रायन आ गया, जिसकी वजह से कैमरे को छुप। कैरन कहता है कि चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुमने ये सब गलती से किया, लेकिन तुमने मेरे पिता को इसमें फंसाने की क्या जरूरत थी। सीन कहता है कि आखिर उनके फंसने और ना फंसने से क्या ही फर्क पड़ेगा, उन्हें तो वैसे भी कुछ याद नहीं रहता। जिसके बाद अचानक कैरन को धक्का देकर वो वहां से भागने लगता है। उधर डिटेक्टिव पेंडल को ब्रॉन्टी के कमरे में मौजूद रेत के सैंपल की रिपोर्ट मिल जाती है, जिससे उन्हें एक और चौंकाने वाली खबर पता चलती है कि वो रेत ऐश के घर से मैच हो जाती है। हालांकि उस रात ऐश तो एक और जर्मन लड़की के साथ घूम रहा था। तो फिर उन्हें पता चल जाता है कि पक्का खूनी सीन ही है। अब सभी पूरी लश्कर के साथ सीन को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ते हैं। इस दौरान वहां वैराइटी आ जाती है जो उन्हें बताती है कि सीन कैरन के साथ गुफा की तरफ गया हुआ है, और ये सुनकर एक एक करके पुलिस की सभी गाड़ियां गुफा की तरफ निकल पड़ती है। देखते ही देखते बस पूरे इलाके को घेर लिया जाता है। वहीं गुफा में सीन बस कैरन की जान लेने ही वाला होता है कि तभी पुलिस की एक टुकड़ी वहां पहुंच जाती है और सीन को गिरफ्तार कर लेती है। न केवल ब्रॉन्टी के मर्डर में बल्कि उसका लैपटॉप एविडेंस के तौर पर छुपाने के लिए, साथ ही साथ गैबी के खून के इल्जाम में सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इस कहानी में भले ही पुलिस ब्रॉन्टी के खूनी को ढूंढ रही थी, लेकिन इसी के साथ साथ उन्हें गैबी का लापता होने का सच भी सबके सामने आ गया। अब यहाँ सीन को अपने किए की सजा मिल जाती है और ब्रायन पर लगाए सभी आरोप को खारिज कर दिया जाता है। बेटी गैबी की सच्चाई जानने के बाद ट्रिस के दिल का बोझ अब हल्का हो चुका है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।